So first of all, I will explain what is the problem with React.js, जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ पर हैं. पहले मैं वो प्रॉब्लम तुमको बताऊंगा स्पेसिफिकली इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, कि मैंने कैसे उस प्रॉब्लम को फेस किया और कैसे मैंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर की, सो दैट यू गाइस कैन हैव एन आइडिया कि भाई हम जब प्रॉब्लम फेस करते हैं तो उस प्रॉब्लम से हम कैसे से और चीज़ों को अच्छे से समझते हैं या समझने की कोशिश करते हैं और फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. प्रॉब्लम के बाद आई विल एक्सप्लेन what is a closure in JavaScript, why we use it, stale closures. मैंने इंटरनेट में बहुत आर्टिकल्स देखे हैं, रेयरली मुझे स्टेल क्लोजर के बारे में देखने को मिलता है, एंड दैट्स द बिग प्रॉब्लम विथ क्लोजर्स. ओके, उसके बाद हम देखेंगे फंक्शनल कंपोनेंट्स कैसे काम करते हैं, बिकॉज अगर हमको पता नहीं है कि फंक्शनल कंपोनेंट कैसे काम करते हैं तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि इशू आ कहाँ पे रहा है, क्यों आ रहा है. हम बस सीधे फिक्स अप्लाई करने पे टूट पड़ेंगे. ठीक है, लिटरली जो फिक्स है वो बहुत छोटा है. मैं तुम्हें अभी विद इन 2 मिनट्स बता सकता हूँ कि ऐसा करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बट उस प्रॉब्लम का रीज़न क्या है, वो क्यों आ रही है, उसको समझने के लिए हम ये टाइम स्पेंड करेंगे अराउंड 1 to 2 आवर. और ये जो स्टेल क्लोजर की प्रॉब्लम है, दिस इज अगेन कैट एंड माउस चेज, 3 स्पेसिफिक सिनेरियो में आती है. ठीक है, वो तीनों सिनेरियोज मैं तुमको एक्सप्लेन करूंगा और कैसे तुम उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो इन रिएक्ट, मैं वो एक्सप्लेन करूंगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस ज़ीरो, द प्रॉब्लम, कि भाई प्रॉब्लम है क्या. और यहाँ पे मैं अपना पर्सपेक्टिव बताऊंगा कि मैंने कब ये प्रॉब्लम फेस की और वो प्रॉब्लम क्या है, कैसे मैंने सॉल्यूशन को खोजा. सो दिस इज़ दी से ये जो सिनेरियो मेरे साथ हुआ था, ये हुआ था 2017-18 में, व्हेन आई वाज वर्किंग विद क्लास कंपोनेंट्स एंड देन हुक्स केम अप और वी स्टार्टेड टू वर्क विथ फंक्शनल कंपोनेंट. तो जब हम क्लास कंपोनेंट में काम कर रहे थे तो हम कुछ इस तरह का कोड लिखते थे. अगर मुझे एक कंपोनेंट बनाना होता था तो वी क्रिएट अ क्लास और रिएक्ट कंपोनेंट से हम उसे एक्सटेंड करते थे. नेक्स्ट स्टेट जो हम अभी स्टेट का यूज़ करके बनाते हैं, वो सिंपली एक क्लास वेरिएबल हुआ करता था. और हमारे पास लाइफ साइकिल मेथड थे, लिटरली कंपोनेंट डिड माउंट, विल अनमाउंट, इस तरह के. और JSX रिटर्न करने के लिए हमारे पास एक अलग से मेथड था रेंडर, जिसको जब हम कॉल करते थे तो वो सिंपली JSX को रिटर्न करता था. ये था क्लास कंपोनेंट. अब ऐसा क्या प्रॉब्लम थी इस क्लास कंपोनेंट के साथ कि फंक्शनल कंपोनेंट्स लाने पड़े. जब मैं इस क्लास कंपोनेंट के वर्ल्ड में आया, रिएक्ट के वर्ल्ड में आया, मुझे जो सबसे बड़ा चैलेंज फेस करने को दिखा वो था अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस. ओके, अभी यहाँ पर मैंने एरो फंक्शंस यूज़ कर रखे हैं, बट अगर कोई लोग क्लास कंपोनेंट में काम कर चुके हो तो उन्हें पता होगा कि अगर हम एक नॉर्मल फंक्शन यहाँ पे बनाते हैं, सैम्पल फंक्शन, तो दिस विल नॉट वर्क. क्यों दिस विल नॉट वर्क? क्योंकि हाउ आई विल रेफरेंस दिस सैम्पल फंक्शन, अगर मुझे कहीं पे भी रेफरेंस करना होगा तो मैं कैसे रेफरेंस करूँगा, दिस डॉट सैम्पल फंक्शन. बट जावास्क्रिप्ट में जो दिस की वैल्यू है दैट इज़ डायनामिक. ये दिस की वैल्यू डिपेंड करेगी कि कैसे मैंने इस हैंडल डिव क्लिक को कॉल किया है. इसके अंदर दिस की वैल्यू डिफर करेगी. अभी एरो फंक्शन है तो इट विल ऑलवेज पॉइंट टू पेरेंट, बट अगर ये भी नॉर्मल फंक्शन होता तो अगेन दिस की वैल्यू डायनेमिक होती. तो दिस वॉज द प्रॉब्लम. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एडिशनल कोड लिखना पड़ता था कंस्ट्रक्टर में. कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे हमें कुछ इस तरह से बाइंडिंग चेंज करनी पड़ती थी. डॉट बाइंड दिस.
सो दैट हैंडल div क्लिक के अंदर दिस की वैल्यू हमेशा ये ऐप क्लास का ऑब्जेक्ट रहे. दिस इज फर्स्ट ओवरहेड, ओके, फॉर जेएस डेवलपर्स या ऐसे बंदे जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से यहाँ पे आ रहे हैं. अब सेकेंड प्रॉब्लम क्या थी, अगर तुमको कंस्ट्रक्टर में प्रॉप्स को यूज़ करना है, लाइक यहाँ पे प्रॉप्स आता था जब ये कंपोनेंट इनिशलाइज होता था, तो यहाँ पे हमें लाइक से इनिशियल प्रॉप्स मिलते थे. अगर मुझे कंस्ट्रक्टर के अंदर प्रॉप्स वगैरह को यूज़ करना है, वैल्यूज़ को इनिशलाइज करना है, तो वी हैव टू फर्स्ट कॉल सुपर प्रॉप्स. सुपर मतलब इस कंपोनेंट क्लास को इनिशलाइज करना पड़ता था विद दिस प्रॉप्स. दिस वाज दिस सेकेंड ओवरहेड कि हम यहाँ पे सुपर क्यों कॉल कर रहे हैं. ओके, आइडियली रिएक्ट को ये इंटरनली करना चाहिए था, बट उसने ये काम डेवलपर्स को दिया. थर्ड ओवरहेड, ये जो स्टेट मैनेजमेंट का पूरा लॉजिक है, इसको मैं अपने कंपोनेंट से एक्सट्रैक्ट आउट नहीं कर सकता था. नो वे टू एक्सट्रैक्ट आउट दी स्टेट्स. क्यों? क्योंकि कोई हुक्स वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं था. अगर एक कंपोनेंट में ये स्टेट है, मुझे दूसरे कंपोनेंट में भी सेम स्ट्रक्चर चाहिए, तो मुझे कॉपी पेस्ट करना पड़ता था. ओके, और जो फोर्थ प्रॉब्लम थी दैट इज ओवर यूज ऑफ लाइफ साइकिल मेथड्स. ठीक है, दिस इज द फोर्थ प्रॉब्लम. फिफ्थ प्रॉब्लम क्या थी, एक्स्ट्रा कोड. बहुत सारा कोड लिखना पड़ता था लाइफ साइकिल मेथड्स के लिए. ये प्रॉब्लम्स थी, इस वजह से फंक्शनल कंपोनेंट आए. अब मैं मूव करता हूँ लाइक से कि प्रॉब्लम में क्या फेस किया उस टाइम पे. अब ये एक क्लास कंपोनेंट है जो तुमको यहाँ यूआई पे दिख रहा है. क्लिक करूँगा, सब कुछ अच्छे से चलेगा. ठीक है, लेट मी रिसाइज इट. और यहाँ पे इस कंपोनेंट का कोड है. मेरे पास सिंपली बटन है, एक टेक्स्ट है. अब ये जो टेक्स्ट है, दिस इज़ अ डिव जिस पे मैं क्लिक कर सकता हूँ. मैंने इस डिव पे जो क्लिक ऐड किया है, वो मैंने कंपोनेंट डिड माउंट पे एलिमेंट को गेट किया है वाया आईडी, और एक इवेंट लिसनर ऐड किया है हैंडल डिव क्लिक इवेंट पे. जब भी क्लिक करूँगा, सिंपली मैं एक अलर्ट शो कर रहा हूँ. ओके, दिस इज़ फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, जब भी मेरा कंपोनेंट माउंट हो रहा है, सिंपली एक टाइम आउट है जो 10 सेकेंड के बाद एक अलर्ट शो करेगा, जिसमें स्टेट में जो काउंट वैल्यू है उसकी वैल्यू मुझे दिखेगी. और ये जो स्टेट में काउंट है, इसकी वैल्यू को मैं सिंपली इंक्रीज फंक्शन में +1 से इंक्रीज कर रहा हूँ. ओके, और इंक्रीज फंक्शन को मैंने सिंपली बटन के क्लिक पे कॉल कर लिया है. अभी मैं क्लिक करूँगा तो तुम देखोगे नंबर इंक्रीज हो रहा है. तो लेट मी रिफ्रेश इट और फिर हम देखते हैं. ठीक है, मैंने रिफ्रेश किया, 0 पे इनिशलाइज हो गया. मल्टीपल टाइम क्लिक किया. लेट्स वेट फॉर 10 सेकेंड्स जब तक वो अलर्ट नहीं आ जाता जो हमने कंपोनेंटेड माउंट पे लगाया है. यहाँ पे अलर्ट आ गया विथ वैल्यू 12. लेट्स क्लिक ओके. नाउ लेट्स क्लिक ऑन क्लिक मी टू शो अलर्ट. यहाँ पे भी 12 आ गया. एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन. अब मैं मूव हुआ फंक्शनल कंपोनेंट में. सो लेट्स मूव टू फंक्शनल कंपोनेंट. लेट्स रिमूव ऑल दिस कोड. यहाँ पे मेरे पास फंक्शनल कंपोनेंट है. सेम यूज इफेक्ट है, 6 सेकेंड के बाद अलर्ट है, और बटन के क्लिक पे सिंपली मैं काउंट की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूँ. दैट्स इट. यहाँ पर अभी बस इतना ही कोड है. लेट्स सेव इट, रिफ्रेश इट, क्लिक मल्टीपल टाइम्स एंड वेट, एंड लेट्स सी काउंट की क्या वैल्यू हमें देखने को मिलती है. सी, आई गॉट 1 ईयर. जब मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ, आई वॉज लाइक ये क्या हुआ. आई हैव नो क्लू कि ये हो क्या रहा है. आइडियली मुझे तो यहाँ पे कितना 12 मिलना था, राइट, बट यहाँ पर मुझे 1 मिल रहा है. सो जब मैंने फर्स्ट एक्सपीरियंस किया, आई थॉट दिस इज़ अ बग ऑफ रिएक्ट. मैंने बहुत डिबग किया, मुझे कुछ मिला ही नहीं क्योंकि मैं गलत डायरेक्शन में था. अगेन लेट मी अगेन शो यू द प्रॉब्लम. लेट्स फर्स्ट गो टू द कोड. सिंपली एक कंपोनेंट है, एक स्टेट वेरिएबल है, यूज इफेक्ट पे टाइम आउट है जो एक अलर्ट शो कर रहा है 6 सेकेंड के बाद. बटन की क्लिक पे मैं सेट
काउंट का यूज़ करके काउंट को अपडेट कर रहा हूँ और इस फंक्शन को बटन की क्लिक पे कॉल किया है, स्टेट को बटन पे दिखाया है, रिफ्रेश इट, क्लिक मल्टीपल टाइम्स एंड वेट फॉर 6 सेकेंड्स एंड सी अगेन मेरे पास 1 आ गया. दिस इज दी अगेन प्रॉब्लम. लेट मी कॉमेंट इट आउट एंड लेट मी शो यू अनदर सिनेरियो. यहां पर मैंने क्या किया है, यहां पर मैंने यूज कॉल बैक का यूज किया है जस्ट टू कैश ए माई शो अलर्ट सो दैट हर रेंडर पे ये नया ना बने. यहां पे मैंने मेमोराइजेशन यूज करने की कोशिश की है एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस. मैंने इंक्रीज किया 13 एंड लेट्स क्लिक ऑन दिस बटन. सी यहां पर मुझे 13 की जगह 1 देखने को मिला. नाउ अगेन दिस इज अ बग. अब ये बग किसका है या बग है भी या नहीं, वी विल कवर इट, बट एटलीस्ट फॉर नाउ फॉर मी दिस इज अ बग. यहां पर मैं 1 कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि मुझे 1 मिले. ओके, नाउ लेट्स अगेन कॉमेंट इट आउट. लेट्स अनकॉमेंट इट एंड लेट्स सी. यहां पर मैंने जो क्लास कंपोनेंट में किया था, सिंपली एक डिव है जिसपे आईडी अप्लाई है और यूज इफेक्ट में इस आईडी को ग्रैब कर रहा हूँ, इवेंट लिस्नर अटैच्ड है और सिंपली बटन ये जो डिव है इसके क्लिक पे एक अलर्ट शो है एंड अ फंक्शन दैट इंक्रीजेस द सेट काउंट. रिफ्रेश इट, क्लिक ऑन द बटन, click on the alert. See, I still got 1 here. Now this is again a bug for me, at least for now. अब जो बंदे नए हैं रिएक्ट में, अगर ऐसा कोई इशू आएगा देयर इज नो वे कि हम पता कर पाएं कि भाई ये हो क्यों रहा है. ओके, सो आज का जो मेरा मेन गोल है वो यही है, टू एक्सप्लेन दिस प्रॉब्लम टू यू गाइज. So our 0 point is done. Now I will explain what is a closure in JavaScript. So हमको सबसे पहले एक चीज़ ये अपने दिमाग में बैठानी है. Closure is not a thing. Okay? Closure एक कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, जिसे हम एक्सप्लेन कर सकें इन अ वे जो हम करते हैं. लाइक क्लोजर इज़ अ फंक्शन. हम इस तरह से क्लोजर को डिफाइन करते हैं जैसे कि क्लोजर कोई एक चीज़ है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोजर इज नॉट अ थिंग, क्लोजर इज अ फिनोमिना. अब ये फिनोमिना क्या होता है, जिस तरह से डिफरेंट डिफरेंट वेदर्स होते हैं. ओके, विंटर, समर और मॉनसून, ये सब क्या है, सीजन्स हैं. ये सीजन्स आते हैं. ओके, जब कुछ स्पेशल होता है. ऐसा क्या स्पेशल होता है, जब अर्थ आइदर सन के पास जाती है या दूर जाती है, तब ये सीजन्स आते हैं. इन सीजन्स के आने का एक रीज़न होता है. सिमिलरली फॉर अ क्लोजर टू अकर, लाइक से फॉर अ क्लोजर टू अकर देयर शुड बी समथिंग. ओके, अभी मैं कोड में चलता हूँ, कोड में लिख के ये एक्सप्लेन कर देता हूँ. सो लेट मी ओपन अनदर कोड बेस. ओके, सो लेट्स सी हाउ कैन वी डिफाइन व्हाट इज अ क्लोजर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लोजर इज नॉट अ थिंग, क्लोजर इज अ फिनोमिनन. ओके, फिनोमिना. अब ये फिनोमिना अगेन क्या है, दिस इज अ प्रोसेस और दिस इज अ सिचुएशन दैट अकर्स. कब अकर्स, व्हेन इनर फंक्शन, पे अटेंशन, व्हेन इनर फंक्शन, नॉट एवरी फंक्शन. ओके, व्हेन इनर फंक्शन access variables from its parent function. Okay, it creates a closure.
नॉट एवरी, ये मैं लिख देता हूँ, नॉट एवरी फंक्शन creates a closure. It's not necessary that you access a variable out variable defined in outside scope and say your inner function is creating a closure. ओके, सो यहाँ पे मोटा मोटा मैंने 4 चीज़ें तुमको बताई हैं. फर्स्ट थिंग, क्लोजर इज़ नॉट अ थिंग, क्लोजर इज़ अ फिनोमिना. क्लोजर हमेशा नहीं होता. ओके, हमेशा क्लोजर पिक्चर में नहीं होता. क्लोजर पिक्चर में तब आता है जब कोई इनर फंक्शन आउटसाइड या पेरेंट फंक्शन के वेरिएबल को एक्सेस करता है. ओके, नॉट एवरी फंक्शन क्रिएट अ क्लोजर. ओके, हर फंक्शन क्लोजर क्रिएट नहीं करता, वही फंक्शन क्लोजर क्रिएट करता है जो किसी और फंक्शन के अंदर है. फर्स्ट थिंग. एंड द लास्ट थिंग, इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू एक्सेस अ वेरिएबल डिफाइंड इन आउटर स्कोप एंड यू से कि भाई यहाँ पे क्लोजर बन रहा है. अभी क्लोजर को समझने से पहले यू हैव टू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्यू कॉन्सेप्ट्स. ओके, अब वो कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? नंबर 1, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट अ क्लोजर इज. सेकेंड थिंग जो अपने को चाहिए, हाउ जावा स्क्रिप्ट executes the code. ओके, दिस इज द सेकेंड थिंग. अब इसमें मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा जिससे कि हम क्लोजर समझ सकें. थर्ड थिंग जो अपने को पता होनी चाहिए, क्लोजर कब बनता है, एग्जीक्यूशन फेज में या कंपाइलेशन फेज में. ओके, so first we'll understand these 3, then we'll understand these 4 points. 1 2 3 4. सी, क्योंकि जब हम ये सारी चीज़ें समझ जाएंगे ना, तो जो मैंने ये बाकी चीज़ें लिखी हैं, दिस इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ लाइक से फ्यू मिनट्स. ओके, क्योंकि अगर तुम यही नहीं समझ पाओगे तो ये सारी चीज़ें का कोई मतलब नहीं है, और यहाँ पे बस मुझे डिमॉन्स्ट्रेट करना है. तो दिस विल नॉट टेक मच टाइम. जो चीज़ अपने को अटेंशन करनी है वो है ये. सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट दीज 3 थिंग्स. ओके, व्हाट इज एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, हाउ जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट्स द कोड, और क्लोजर कब बनता है, एग्जीक्यूशन फेज में या कंपाइलेशन फेज में. ठीक है, सो फर्स्ट लेट्स सी व्हाट इज दिस एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट. सो इसके लिए मैं सिंपली एक ड्राइंग टूल ओपन कर लेता हूँ. अब जावास्क्रिप्ट जब भी किसी फंक्शन को एग्जीक्यूट करना शुरू करता है तो वो कुछ कुछ स्पेशल काम करता है. अब तुम ऐसे समझो कि मैं अपने पेरेंट्स का एक रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ एनालॉजी समझाने के लिए. ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ मी. ओके, और ये मेरे पेरेंट्स हैं. ओके, अब मैं उनको बहुत प्यारा हूँ. मैं जब भी घर से बाहर जाता हूँ वो मुझे अकेले नहीं जाने देते हैं. उन्होंने पहले तो मेरे साथ कोई बॉडीगार्ड भेजना शुरू किया. बॉडीगार्ड, ओके, कि भाई तुम हमेशा इसकी प्रोटेक्शन करना. बट मैंने फिर मना वना करना शुरू किया. तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा ठीक है भाई तुम जाओ. उन्होंने, मेरे पेरेंट्स के पास बहुत पैसे थे, उन्होंने मेरे लिए एक प्रोटेक्टेड आर्मर बनवा दिया. ओके, अब उन्होंने मुझको बोला कि भाई तू कहीं भी जा, तेरे
आसपास ये प्रोटेक्टेड आर्मर एक शील्ड की तरह रहेगा। ओके, तो मैं कहीं भी जाता था मेरे पास ये आर्मर रहता था। अब इस आर्मर की कुछ स्पेशल पावर्स थी। मेरे पेरेंट्स ने, जिस साइंटिस्ट ने ये आर्मर बनाया था, उसको इंस्ट्रक्शन दिए थे कि जब भी मुझे घर से कोई भी चीज़ चाहिए होगी मैं वाया पोर्टल या वाया सम मैजिक मैं घर से वो चीज़ गेट कर सकता हूँ। तो फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ हूँ, इफ़ आई एम इन अनदर कंट्री लाइक से लंदन, और मुझे घर से कुछ चाहिए, आई कैन डायरेक्टली एक्सेस इट बाय दिस शील्ड। ओके, तो मेरा यहाँ पे सिनेरियो ये है कि भाई मेरे पास एक शील्ड है, उस शील्ड के पास कुछ पावर है कि मैं अपने घर से कुछ भी मंगा सकता हूँ वाया दिस कनेक्शन। ये कनेक्शन हमेशा बना रहेगा। ओके, अब सेम सिनेरियो अप्लाई होता है हाउ जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट्स अ फंक्शन। ओके, जब भी कोई जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कॉल होता है, ध्यान देना कॉल होता है, हम जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कुछ इस तरह से बनाते हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज डेक्लरेशन, दिस इज नॉट एग्जीक्यूशन, दिस इज डेक्लरेशन। ओके, जब हम इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे, जब हम इसको कॉल करेंगे, जैसे ही हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, जावास्क्रिप्ट एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेगा। एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट अगेन तुम ऐसे समझ सकते हो कि मेमोरी में कोई एक एरिया, या फिर सिंपली एक रैपर फंक्शन अराउंड दिस शो। लाइक से सिंपली मैंने सिंपली शो को कॉल किया, बट जावास्क्रिप्ट के पास एक फंक्शन है कुछ इस तरह से, फंक्शन एग्जिक कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, और नथिंग स्पेशल, हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है कि सब कुछ मैजिक से हो रहा है। फंक्शन, अब ये जो फंक्शन है ये मेरा फंक्शन है, ठीक है, जिसे मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, fn। तो जब भी तुम किसी भी फंक्शन को कॉल करते हो, जस्ट इमेजिन कि जावास्क्रिप्ट उस फंक्शन को रैप कर देता है अपने एक स्पेशल फंक्शन में कुछ इस तरह से। ओके, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, जब भी तुम कोई फंक्शन इन्वोक करते हो, जावास्क्रिप्ट एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करता है। इस एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के पास सुपर पावर होती है। क्या सुपर पावर? जो भी वेरिएबल्स तुमने अपने फंक्शन के अंदर यूज किए हैं उन सारों को ये एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट पकड़ के ले आता है। अगर तुमने फंक्शन के बाहर की कोई भी चीज़ एक्सेस की है, फॉर एग्जांपल कोई वेरिएबल है, इस एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट फंक्शन का काम है कि भाई उस वेरिएबल को पकड़ के ले आए। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को फंक्शंस बहुत प्यारे हैं। जो भी फंक्शन हम कॉल करते हैं, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट उस फंक्शन को जो जो चाहिए वो सब ले आता है। ठीक है, लाके सिंपली अपने पास रख लेता है, जब भी उस फंक्शन को चाहिए होता है प्रोवाइड करा देता है। ओके, और जितने फंक्शन कॉल्स उतने एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। हर फंक्शन के लिए एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है खुद का, जो उस फंक्शन का होता है। ओके, अगर मेरे इस शो फंक्शन के अंदर कुछ और फंक्शन होते तो सबका एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता अलग अलग। और जैसे ही फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म, जावास्क्रिप्ट उस एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को रिमूव कर देता है। ओके, सो सिंपली व्हाट इज एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट? एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट इज जस्ट अ स्पेस इन मेमोरी जहाँ पर फंक्शंस को कुछ भी चाहिए होगा, वेरिएबल्स, रेफरेंस, कुछ भी, वो सब एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में उस फंक्शन के लिए अवेलेबल होते हैं। दिस एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट इज समहाउ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोजर्स, क्योंकि यही एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट सब चीज़ें कलेक्ट करके ले आता है। सो नाउ अनदर थिंग इज हाउ जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट्स योर कोड। सो जो जावास्क्रिप्ट कोड का जो एग्जीक्यूशन है वो 2 फेजेस में होता है, 2 फेजेस। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ,
JavaScript code executes in two phases. Okay, what are those two phases? The first phase is, लोग इसको parsing बोलते हैं और memory allocation बोलते हैं. Okay, दूसरा फेज है एग्जीक्यूशन. अब भाई इस एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को हवा में चीज़ें नहीं पता चल जाती हैं कि तुम्हारे फंक्शन को क्या चाहिए. जब जावास्क्रिप्ट तुम्हारे कोड को पार्ट्स कर रहा होता है, उसी टाइम पे कुछ स्पेशल चीज़ें होती हैं. क्या स्पेशल चीज़ें होती हैं? इनिशियलाइजेशन और स्कोप सेटिंग. जो भी फंक्शन वेरिएबल्स को यूज़ कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट उसी टाइम पे सेट कर देता है कि ये फंक्शन ये वेरिएबल्स यूज़ कर रहा है. और अगर तुमने वैर से कोई वेरिएबल बनाया है, कुछ डिफाइन नहीं किया है, तो उसको अनडिफाइंड से इनिशलाइज कर देता है. तो वो सारा काम पार्सिंग फेज में हो जाता है. इसी वजह से जब तुम इधर उधर वेरिएबल्स को एक्सेस करते हो तो तुम्हें वैल्यूज़ मिल जाती है. और जब तुम वैर या लाइक से कोई लेट से भी वेरिएबल बनाते हो, वैल्यू नहीं देते हो, तो तुम्हें अनडिफाइंड मिलता है. वो अनडिफाइंड मैजिकली नहीं मिलता. इनिशियलाइजेशन फेज में जावास्क्रिप्ट ने अनडिफाइंड उसमें डाल दिया. तो मेमोरी एलोकेशन फेज में ही इनिशियलाइजेशन और स्कोप सेटिंग हो जाती है. और फिर एग्जीक्यूशन फेज में सिंपली एग्जीक्यूशन होता है. ऐसे समझो, अगर मैं इसी कोड का एग्जांपल दूं, ठीक है, मैं यहाँ पे चीज़ों को रिमूव कर देता हूँ टू बी क्लियर. ओके, फॉर एग्जांपल यही वैर है. मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग किया x. अब देखो, मेमोरी एलोकेशन फेज में सिंपली एक टेबल बनेगी जिसमें वैल्यूज़ स्टोर होंगी. वो क्या चीज़ें यूज़ कर रही हैं वो स्टोर होगी. ओके, सी क्या होगा देखो. सबसे पहले वैर वाली लाइन चलेगी. इस तरह से बातें होंगी कंपाइलर और कोड में. व्हाट इज़ द फर्स्ट लाइन? आंसर मिलेगा वेरिएबल डिक्लेरेशन. कौन सा स्कोप है? आंसर आएगा ग्लोबल स्कोप. वेरिएबल का नाम क्या है? आंसर आएगा x. कोई वैल्यू है? क्या वैल्यू है? 23. एक वेरिएबल और बना लेता हूं मैं, वैर y. फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा और कोई वेरिएबल है? आंसर आएगा यस. क्या वेरिएबल है? आंसर आएगा y. क्वेश्चन पूछा जाएगा कोई डिफॉल्ट वैल्यू? आंसर आएगा नो. तो यहाँ पे अनडिफाइंड. इसी रीज़न की वजह से होस्टिंग होती है भाई. ठीक है, क्यों? अब तुम अगर इस वेरिएबल y को नीचे लिख दो और यहाँ पे कंसोल ऐड कर दो, कंसोल डॉट लॉग y, तो भाई मेमोरी एलोकेशन फेज में ये लाइन नहीं चलेगी. दिस इज़ अ एग्जीक्यूशन. जब इस लाइन पे कंपाइलर पहुंचेगा, वो पूछेगा क्या ये डिक्लेरेशन है कि एग्जीक्यूशन है. आंसर मिलेगा एग्जीक्यूशन है. तो बोलेगा नहीं, नहीं करना एग्जीक्यूट. पहले पूरी फाइल पार्ट्स होगी. तो तुम्हारा ये कोड तो पार्सिंग फेज में ख़त्म हो गया. ठीक है, पार्सिंग फेज में ये टेबल बन गई. सो लेट मी मूव इट डाउन. अब जब एग्जीक्यूशन फेज आएगा, या इस फंक्शन शो का भी चलो हम कंप्लीट कर ही लेते हैं. जब इस शो की बारी आएगी तो क्वेश्चन पूछा जाएगा अगली लाइन क्या है? आंसर आएगा फंक्शन. तो अगेन यहाँ पे सिंपली फंक्शन का नाम पूछा जाएगा शो. और ये जो फंक्शन की बॉडी है ये सेव करा दी जाएगी पूरी इस शो फंक्शन के अगेंस्ट में. ओके, इसीलिए होस्टिंग में तुम्हें फंक्शन की पूरी बॉडी दिखती है, या फंक्शन तुम कॉल कर पाते हो, क्योंकि फंक्शन की पूरी बॉडी ही सेव हो जाती है. सो जब एग्जीक्यूशन फेज होगा तो एवरीथिंग इज़ प्रिटी मच सॉर्टेड. एग्जीक्यूशन फेज में सिंपली डिक्लेरेशन वाली लाइन चलेगी नहीं, क्योंकि ये पहले ही हो चुकी हैं. जब हम फंक्शन शो को कहीं कॉल कर रहे होंगे, सिंपली कंपाइलर या थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन पूछेगा क्या हमारे पास शो नाम का कोई फंक्शन है? आंसर मिलेगा यस. तो उस फंक्शन का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा. उस एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में जो पहले से चीज़ें ऐड हुई होंगी, क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो आंसर मिलेगा बस x चाहिए.
तो डायरेक्टली x को पॉइंट कर दिया जाएगा। ओके, सो यहाँ पर हमने ये सीखा कि मेमोरी एलोकेशन फेज में इनिशियलाइजेशन और स्कोप सेटिंग हो जाती है, एग्जीक्यूशन फेज में कोड एग्जीक्यूट होता है। यहीं से हमें अपने थर्ड क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, क्लोजर कब बनता है, एग्जीक्यूशन फेज में या कंपाइलेशन फेज में। सो द आंसर इज कंपाइलेशन फेज में। कंपाइलेशन फेज में ही तुम्हारा क्लोजर क्रिएट हो जाता है, फंक्शन को पता होता है कि उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए। एग्जीक्यूशन जब कोड का होता है तब एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। क्लोजर कंपाइलेशन फेज में ही बन जाता है, एग्जीक्यूशन फेज में सब कुछ पहले से ही सेट होता है कि ये चीज़ें यहाँ यहाँ अवेलेबल हैं, बस उनको पकड़ के ले आओ। जितनी फंक्शन कॉल उतने एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, जैसे ही फंक्शन कॉल ओवर, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का काम ओवर। ओके, अब इन चारों चीज़ों को एक एक करके समझते हैं। क्लोजर इज नॉट अ थिंग, क्लोजर इज अ फिनोमिना। इसको मैं अकेले नहीं समझा सकता, इसमें मुझे सेकंड पॉइंट को इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इन दोनों को साथ ही में एक्सप्लेन कर पाऊंगा। क्लोजर हमेशा नहीं बनता, इसीलिए मैं इसे फिनोमिना कह रहा हूं। ओके, कैसे, लेट्स विजुअलाइज इट। ओके, सो दिस इज माई console, लेट मी रिसाइज इट, एंड यहाँ पे सिंपली मैंने कंसोल किया है क्लोजर को, तुम लोगों को यहाँ क्लोजर दिख रहा होगा। ओके, क्लोजर वन। नाउ लेट्स डू वन थिंग, let me create some variables. Let my name is equal to js, where version is equal to 9, const lib is equal to react. Okay, now let's create a function, show lang details, and let's call it console.log my name var is for version. Okay, let me write it down, and lib, let's save it. How many of you think show lang details is creating a closure? Okay, so यहां पर क्लोजर नहीं बन रहा है। कैसे, मैं ये कैसे कह सकता हूं कि यहां पे क्लोजर नहीं बन रहा है? विदाउट सीइंग हाउ कैन आई टेल? अगर मैं कोई चीज़ देख नहीं पा रहा हूं तो मैं कैसे कह सकता हूं कि भाई यहाँ क्लोजर नहीं बन रहा है? सो लेट मी शो यू। सो जब मैं कंसोल, अभी मैं इस फंक्शन कॉल को हटा देता हूँ। ओके, क्योंकि क्लोजर में फंक्शन कॉल का कोई महत्व ही नहीं है। फंक्शन कॉल डजंट, लाइक से, फंक्शन कॉल क्लोजर में कोई मायने नहीं रखती, ठीक है। अगर तुम फंक्शन को कॉल ना भी करो तब भी क्लोजर क्रिएट होता है, क्योंकि वो पहले ही बन चुका होता है। अगर मैं करूँ console.log show lang details तो मुझे फंक्शन की बॉडी देखने को मिलेगी। ओके, बट इफ़ आई डू console.dir तो ये जो फंक्शन है ये मुझे एज अ ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा, जहाँ पे मैं सारी प्रॉपर्टीज़ को देख सकता हूँ। सी, अब मैं जिस प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हूँ वो है ये स्कोप। लेट्स ओपन इट। सी, यहाँ पे मुझे दो स्कोप दिख रहे हैं, स्क्रिप्ट स्कोप एंड ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप इज विंडो, स्क्रिप्ट जिसमें फाइल में हूँ app.js। ओके, यहाँ पर मुझे और कोई एडिशनल चीज़ नहीं मिल रही। अब इससे मैं कैसे ये कंक्लूजन पे निकला कि हाँ क्लोजर नहीं बन रहा? लेट्स क्रिएट अ क्लोजर एंड देन सी उस फंक्शन की प्रॉपर्टीज। ओके, देन विल अंडरस्टैंड कि हाँ यहाँ पे क्लोजर नहीं बन रहा। सो फॉर दैट लेट मी क्रिएट अनदर फंक्शन। इसको मैं नाम देता हूँ प्रिंट डिटेल्स। ओके, और इसके अंदर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ शो इन्फो, और इसके अंदर मैं सेम काम कर देता हूँ। ओके, नाउ दिस इज अ इनर फंक्शन दैट इज एक्सेसिंग वेरिएबल्स फ्रॉम
outside its scope. And let's call it show info, and let's call the parent print details. Let's comment it out. Let's save it. अब कितनों को लग रहा है कि वी आर क्रिएटिंग अ क्लोजर? सो यहां पर भी क्लोजर नहीं बन रहा है. ओके, हाउ कैन आई से कि यहां पर भी क्लोजर नहीं बन रहा? लेट्स डू अ console.dir to check. यहां पर भी मुझे सेम 2 ही स्कोप दिख रहे हैं. सो इस चीज से आई कैन क्लियरली से, व्हाट आई कैन क्लियरली से, नॉट एवरी फंक्शन क्रिएट्स अ क्लोजर. ओके, अब मैं कुछ स्पेशल करता हूं. मैं इस प्रिंट डिटेल में एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करता हूं, my favorite lib equal to react, and let's console it. Let's remove all the other things and let's see what happens now. So see, I am getting 3 keys inside this special scope key. ये scope key hidden होती है, you cannot access it, you can only see it in console. So when I expand it, I will get a special property called a closer. Okay, अब यहां पर अगर मैं इसको एक्सपैंड करूंगा तो आई विल सी दैट दिस शो इन्फो फंक्शन हैज एक्सेस टू अ वेरिएबल फ्रॉम प्रिंट डिटेल्स. सो नाउ आई कैन क्लियरली से कि भाई यस, क्लोजर बन रहा है. तो यहां से हम इस सेकेंड पॉइंट को समझ सकते हैं. व्हेन इनर फंक्शन एक्सेस वेरिएबल्स फ्रॉम इट्स पेरेंट फंक्शन. ओके, सी मैंने यहाँ पे कोई ग्लोबल स्कोप या आउटसाइड स्कोप वर्ड यूज नहीं किया. फ्रॉम इट्स पेरेंट फंक्शन. ओके, अब पेरेंट फंक्शन हो सकता है, ग्रैंड पेरेंट फंक्शन हो सकता है, बट इट शुड नॉट बी ग्लोबल स्कोप. ओके, सो यहां पे हमने सेकेंड पॉइंट को समझ लिया कि व्हेन इनर फंक्शन एक्सेस वेरिएबल्स फ्रॉम इट्स पेरेंट फंक्शन, then it creates a closure. Okay, not every function creates a closure, ये भी हमने देख लिया. ये जो show lang details था, इसके पास कोई closure property नहीं थी. Okay, and again closure is not a thing, closure is a phenomena. ये भी हमने समझ लिया. क्यों ये phenomena है? क्योंकि ये तभी होता है जब एक inner function अपने parent scope की चीज़ों को access करता है. Okay, अब कोई और पॉइंट बच गया क्या यहाँ पे? इट्स नॉट नेसेसरी. ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया. सो नाउ अब बताओ, पूरे क्लोजर्स में किसी को कोई डाउट हो तो बताओ. सी अभी दिस इज नॉट द कंप्लीट पिक्चर. ओके, पिक्चर अभी बाकी है. इतना समझ के अगर हम ये समझ लेंगे हमें क्लोजर समझ में आ गया है तो वी आर रॉन्ग. दिस इज जस्ट 50% ऑफ थिंग्स. अभी भी क्लोजर के बारे में बहुत मिस्ट्रीज हैं. लेट्स अनकवर देम वन बाय वन. अभी मैं कुछ स्पेशल सिनेरियोज क्रिएट करता हूं, ठीक है? लेट मी क्रिएट अ फंक्शन हियर. फंक्शन JS lover and function React lover. Let React lover wins true. Console.log. Okay bhai, and let's return React lover, and या पहले JS lover को रिटर्न करते हैं. क्वेश्चन या सॉरी, कोड इज क्लियर टू यू गाइज, राइट? कोड में किसी को कोई समस्या? नाउ माई क्वेश्चन टू यू गाइज. कंसोल डॉट सॉरी const JS-fn and React-fn. दिस इज क्लियर राइट कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, या किसी को कोई डाउट है? दिस लाइन इज क्लियर राइट?
स्ट्रक्चर किया है I guess। हाँ, बस वही डिस्ट्रक्चर किया है जो फंक्शन आ रहे हैं। नाउ माय क्वेश्चन इज, out of these two function, which function is creating a closure? We have a scope, we have a closure in JS lover, okay, we have a scope in React lover. So यहाँ पे मेरे दोनों ही फंक्शन क्लोजर क्रिएट कर रहे हैं, ओके। नाउ लेट्स सी, अब एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो दिखाता हूँ तुमको। लेट मी नॉट रिटर्न दिस, so let me again save this code and check if we are getting a closure property or not. So yes, we have a closure here. यहाँ पर JS lover एक closure create कर रहा है, okay. Now let me do one thing, let me remove this React lover and now check क्या अभी भी closure बन रहा है. Let's save this. Now there is no closure. So इस केस में ऐसा क्या हो रहा है कि क्लोजर बन रहा है और जब मैं इस फंक्शन को हटा दे रहा हूं तो क्लोजर नहीं बन रहा। अब यहां पे दो चीजें निकल के आती हैं, वन इज क्लोजर एलिमिनेशन, ओके, एंड क्लोजर प्रिजर्व। अब आई लाइक से प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन, ओके, दिस इज अ वैलिड वर्ड, ओके। सो यहाँ पे दो चीज़ें हो रही हैं, क्लोजर एलिमिनेशन और क्लोजर प्रिजर्वेशन। सी, जब भी तुम किसी फंक्शन में आउटर फंक्शन का कुछ भी एक्सेस करते हो, ठीक है, इमीडिएटली पार्सिंग फेज में क्लोजर बन जाता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को नहीं पता कि तुम इस कोड को या इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करोगे या नहीं करोगे। क्या पता कुछ डायनामिक कोड इंसर्शन हो रहा हो, तुम कोई स्क्रिप्ट लेजी लोड कर रहे हो, एन नंबर ऑफ केसेस हो सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट का इंजन कोई चांस नहीं लेता, उसको लगता है कि भाई तुम यहाँ पे इसको कभी ना कभी कॉल करोगे, तो वाई नॉट लेट्स क्रिएट अ क्लोजर, ओके। अब फिर यहाँ पे सेकंड कॉन्सेप्ट किक इन होता है, क्लोजर प्रिजर्वेशन। अब जेएस लवर सेम स्कोप में है, ओके। तो यहाँ पे कंपाइलर को क्या लगेगा कि भाई तुम इस जेएस लवर में भी किसी ना किसी मोमेंट ऑफ टाइम में इसको भी एक्सेस कर सकते हो। मैं ऑलरेडी रिएक्ट लवर जो कि सेम स्कोप में है उसके लिए क्लोजर तो बना ही रहा हूं, सो लेट मी ऑल्सो ऐड दैट क्लोजर ऑटोमेटिकली फॉर यू, ओके। सो यही रीज़न है कि जब हम इस तरह का कोड लिख रहे हैं, लाइक से एक फंक्शन में हम कुछ भी एक्सेस नहीं कर रहे बट सेम उसी के लेवल पे कोई चीज़ एक्सेस कर रहे हैं, तो जावास्क्रिप्ट क्लोजर बना रहा है, ठीक है। अगेन मैं दिखा देता हूँ जस्ट फॉर क्लैरिटी, ओके। रिएक्ट लवर, लेट मी डिस्ट्रक्चर इट अगेन। अभी मुझे दोनों फंक्शन में क्लोजर दिखेगा क्योंकि यहाँ पे क्लोजर प्रिजर्वेशन किक इन हो गया है, उसने दोनों फंक्शन में क्लोजर डाल दिए। तो अब यहीं से देखो हमें एक ऑप्टिमाइजेशन का रास्ता खुल गया होगा, ठीक है, कि अगर मेरे पास कई सारे फंक्शन सेम लेवल पे हैं, अगर मैं कुछ भी एक्सेस कर रहा हूँ किसी एक फंक्शन में, तो क्या मैं ये एक्सेसिंग हटा सकता हूँ सो दैट क्लोजर अननेसेसरी ना बने, ठीक है। देखो कितनी छोटी सी चीज़ है बट इसका इफेक्ट कितना बड़ा हो सकता है। अब तुमको पता है, अगर मेरे पास किसी फंक्शन में 5-6 फंक्शन है और मैं उन किसी भी फंक्शन में कोई भी लाइक से स्कोप का वेरिएबल एक्सेस नहीं कर रहा हूँ बट किसी एक में कर रहा हूँ, तो अब मैं वहाँ पे ये सोच सकता हूँ कि क्या मैं इसको हटा सकता हूँ। अगर मैं हटा दूंगा तो मैं अननेसेसरी क्लोजर नहीं फॉर्म करूँगा एक, ओके। सो यहाँ से देखो थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन की लाइन खुल गई, तुम इस डायरेक्शन में अब चीज़ों को सोच सकते हो। अगर कभी ज़रूरत पड़ी, माइट बी दिस कैन हेल्प यू, ओके, कि तुम अननेसेसरी आउटसाइड वेरिएबल्स को एक्सेस ना करो, इधर ग्लोबल में मूव कर दो या कुछ तो करो जिससे कि यू कैन रिमूव दिस थिंग,
ओके, सो हमने क्लोजर प्रिजर्वेशन पढ़ लिया, समझ लिया कि भाई इसमें इफ एनी फंक्शन accesses variables from outside, then the closure will auto added to all its sibling, no matter if any of sibling accesses outside variables or not. Okay, अब ये क्लोजर एलिमिनेशन क्या है? क्लोजर एलिमिनेशन तब किक इन होता है जब हम किसी फंक्शन में कोई भी वैल्यू को एक्सेस नहीं करते हैं और लाइक से हमारे हमारा वो फंक्शन किसी का चाइल्ड होता है, जैसे कि यहाँ पे मेरा JS लवर शो लैंग डिटेल का चाइल्ड है। अब यहाँ पर भी तो हो सकता है कि मैं JS लवर के अंदर किसी मोमेंट ऑफ टाइम में इसको कॉल करूँ, बट फ्रैंकली स्पीकिंग दैट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल है? क्योंकि कंपाइलेशन फेज में ही मुझे पता चल गया कि JS लवर की कोई बॉडी ही नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, या अगर इसमें कोई कोड होता भी तो दैट इज़ नॉट एक्सेसिंग इट, सो देयर इज़ नो पॉइंट टू क्रिएट अ क्लोजर। अब यहाँ पे देखो दो चीज़ें होती हैं, मैंने कहीं कहीं पढ़ा है कि क्लोजर बनता है बट फिर कंपाइलर ऑप्टिमाइज करके उसको एलिमिनेट कर देता है क्योंकि कोई यूजेस दिखता ही नहीं है। सो आइदर ऑफ द केस, क्लोजर एलिमिनेशन में सिंपली अगर किसी फंक्शन के पास कोई भी एक्सेस नहीं है आउटसाइड वेरिएबल्स का तो क्लोजर नहीं बनता, अगर बनता भी है तो वो हट जाता है। अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि कोई क्लोजर नहीं बन रहा। रेफरेंस एरर रिएक्ट लेवल इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, कोई क्लोजर नहीं बन रहा। यहाँ तक हमने जो भी पढ़ा था दैट इज ऑल रिलेटेड टू अ क्लोजर, व्हाट अ क्लोजर इज, हाउ a closure is formed, when it is formed, how it get processed, that's all those stuff जो कि behind the scenes थे। okay, like say it's just knowing a system how it is working. Now let me explain what is the advantages or why we use a closure. So simply closure को हम जो मोटा मोटा यूजेस है वो बस हम यूज करते हैं टू हैव अ प्राइवेट वेरिएबल्स। ओके, जस्ट एज सिंपल एज दैट, और फॉर इनकैप्सुलेशन, तुम इसे डेटा हाइडिंग भी बोल सकते हो। ओके, अब अगर मैं इसे रीफ्रेज करूं तो अगर कोई पूछे व्हाट इज एडवांटेज ऑफ क्लोजर्स, तो यू कैन से क्लोजर्स let us to have private variables. Okay, this is the advantage. And why do we use closure? For data encapsulation, data hiding, to have private variables. Okay, how we achieve these things? So see, हम simply एक function बनाते हैं और इस function के अंदर सारी information रख देते हैं। my money 0, get your money, return my money. ओके, नाउ यहाँ से मैं एक फंक्शन रिटर्न कर देता हूँ। फंक्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये कोई लाइक से पैकेज होता या तुम्हारा खुद का कोड होता जिसमें तुम कई सारे फंक्शंस बनाओगे। अभी तुमने एक फंक्शन रिटर्न किया है, कॉन्स्ट डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं गेट योर मनी और कॉल करता हूँ। ओके, आई हैव टू डू console.log। ठीक है, सी यहाँ पे मुझे 0 देखने को मिला। अब अगर मेरे पास ये फंक्शन नहीं है तो देर इज़ नो वे बाई विच आई कैन गेट दिस माई मनी, या फिर अलग टर्म्स में बताऊं तो आई कैन हैव सम कंडीशंस हियर। ओके, इफ रोल not equal to admin, then simply return not, yeah, no
एक्सेस। ओके, अभी सी यहाँ पे मेरे पास नो एक्सेस आ रहा है। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ अ क्लोजर। इस तरह से हम एक प्राइवेट वेरिएबल रख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे माई मनी बनाया है। ओके, यहाँ पे मैं इनकैप्सुलेट कर सकता हूँ चीज़ों को। कैसे? आई कैन हैव सेवरल मेथड्स, प्रोसेस, फंक्शन, इनिट। फॉर एग्जांपल ये मेरे कुछ मेथड्स हैं जिनको मैं यूज़र को दिखाना नहीं चाहता हूँ, या फिर ये आपस में मिलके काम कर रहे हैं। और स्टार्ट, और इस स्टार्ट को मैंने रिटर्न कर दिया। नाउ यूज़र हैज़ एक्सेस टू दिस स्टार्ट, एंड दिस स्टार्ट कॉल्स द प्रोसेस एंड इनिट। सो बेसिकली ये करके मैंने डेटा हाइडिंग अचीव कर ली। ओके, और इन दोनों को यहाँ मैंने ऐड करके इनकैप्सुलेशन अचीव कर लिया। लाइक से मेरे पास सिमिलर चीज़ें एक सिंगल प्लेस पे आ गई हैं। तो इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। सो लेट्स मूव टू दी हॉट टॉपिक, tail closers. Okay, what is this thing? So let me get rid of all the code that is not required now, and let me create a function engine, and let me create a variable oil remaining, that is like say 5 liters. And let's create a message. Let message equal to, I will create a template literal oil remaining liters. Okay, and let's create two functions get remaining oil. Its job is to simply print the message. And let's create another function drive my bike, and इसका काम है simply इसको माइनस करना, oil remaining को by 1. Okay, now let's return these two functions, get remaining oil and drive my bike. Okay, and let's destructure it, get oil and drive from engine. Okay, now let's call get oil. कंसोल में क्या दिख रहा है? 5 liters. ओके, नाउ लेट्स कॉल ड्राइव, एक और बार ड्राइव, एंड लेट्स कॉल गेट ऑयल. What you will get in console now when I run this code? So you will get 5, both times 5. This is the problem of a stale closer. Okay, stale closer generally दो सिनेरियो में होता है. Okay, this is the first scenario when a problem of stale closure can occur. Okay, let me first define the scenario कि भाई इस सिनेरियो को क्या बोलते हैं या कैसे एक्सप्लेन करोगे. When any other function changes या updated a variable on which a function is या on which a closed over variable is dependent. Okay, when any other function, what is this any other function? This drive my bike. When any other function updated a variable, updated this oil remaining
on which a closed over variable is dependent. This message is a closed over variable. Okay, this is dependent on this oil remaining, but this oil remaining is updated by this drive my bike. So ये प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है. नाउ देयर इज टू वेज यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. यू कैन डू दिस. जैसे ही तुम डेटा को अपडेट करो, जिस डेटा पे कोई चीज़ डिपेंडेंट है और क्लोजर बन रहा है, यू सिंपली अपडेट इट. ओके, नाउ यू विल गेट 3 हेयर. सी, नाउ यू विल गेट 3. दिस इज द फर्स्ट वे. सेकेंड वे क्या है कि यू मूव दिस inside this function so that every time I call this you create a new value. Okay, so there are two ways by you can solve this problem stale closure की. जनरल आइडिया ये है कि जब भी तुम वैल्यू को अपडेट करो इनसाइड अ फंक्शन, सी योर कोड कि क्या कोई दूसरा फंक्शन डिपेंडेंट है इस वैल्यू पे. अगर हाँ तो वैल्यूज़ को अपडेट कर दो, सीधी सी बात है. ओके, नाउ लेट्स सी एक दूसरा सिनेरियो जो जनरली हमें रिएक्ट में देखने को मिलता है. सो अभी मैं इस कोड का स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदल देता हूँ. ऑयल रिमेनिंग को तो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ. अब मैंने अपना एडिशनल दिमाग लगाया. मैंने क्या सोचा कि यार यहाँ पर 2 फंक्शन बना रहा हूँ मैं. ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स या कोड को थोड़ा ख़राब कर रहा है. लेट्स क्रिएट अनदर फंक्शन ड्राइव एंड शो मैसेज. कि भाई मैं ड्राइव एंड शो मैसेज बनाऊंगा जिसका काम होगा ऑयल रिमेनिंग को माइनस करना और सिंपली रिटर्न करना कि क्या रिटर्न करना, कितना ऑयल बचा है. ऑयल रिमेनिंग लीटर्स. ओके, और यहाँ पे मैं एक पैरामीटर रिसीव कर लेता हूँ हु इज़ ड्राइविंग. ओके, या इज ड्राइविंग. ठीक है, एरर आने दो. नाउ this is ready, our function is done. Let's return this because I have only one thing to return. I can simply return it like this, and when I call this engine I will get a single function, drive and log. Okay, now I can pass here who is driving, like say me. Okay, let me remove all these 3 things. सो सिंपल, आई हैव अ फंक्शन जिसमें सिंपली ऑयल रिमेनिंग एक वेरिएबल है, एक फंक्शन है जो उसको माइनस कर रहा है और रिटर्न कर दे रहा है एक मैसेज. और ये जो ड्राइव लॉग है एक फंक्शन है, ठीक है. इसको मुझे कॉल करना पड़ेगा. जब मैं इसको कॉल करूँगा तो कुछ नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ये वैल्यू को रिटर्न कर रहा है. मुझे कंसोल करना पड़ेगा. 4 लीटर्स मी इज़ ड्राइविंग एंड लेट मी कॉल इट अगेन. nice, working like a charm. Sometimes या कुछ टाइम बाद मेरी सिस्टर आ गई. Okay, now when I call this sister is driving, what I will get? Let me comment it out. या कमेंट नहीं करते हैं, इसको कंसोल करते हैं पहले तो. अगेन मेरा काउंटर 4 से स्टार्ट हो गया. ओके, नाउ आई हैव अ प्रॉब्लम. व्हाट प्रॉब्लम? आई स्टिल हैव दिस फंक्शन. आई कैन स्टिल कॉल इट 1 liter me is driving. What if there is no way to tell who is driving? Now
can you detect which message belongs to which person? There is no way. And this is the second problem of a closer. इसको कैसे डिफाइन करोगे? Not a problem. Okay, see guys, this is not a actual problem. This is in fact how a closer is working. Okay, but these are the behaviors जो अपने को ढूंढने हैं. यहाँ पे क्या होता है? When the function which is holding the closure function is done executing, but another variable is holding the reference of closed over function. Now this problem happens in React. यहाँ पे the function which holding the closure function कौन सा है? ये इंजन फंक्शन है. इंजन फंक्शन इस ड्राइव एंड शो मैसेज को होल्ड करके रखा हुआ है. ओके, अब जब मैंने दोबारा से कॉल किया इंजन को, सो आइडियली मैंने पुरानी इन्फॉर्मेशन को डिस्कार्ड करना चाहा कि भाई अब मुझे ये नहीं चाहिए क्योंकि अब कोई अनदर पर्सन आ चुका है ड्राइव करने. ओके, बट अगेन मेमोरी में रेफरेंस पड़ा था, कॉल हुआ तो मुझे पुरानी वैल्यूज़ मिल गई. तो अभी चलते हैं रिएक्ट में. पहले मैं तुमको ये बता देता हूँ कि हाउ अ रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट वर्क्स और रेंडर और री रेंडर का क्या मतलब है. ठीक है, रेंडर और री रेंडर, दीज टू वर्ड्स डिफाइन सेम थिंग. Calling your component like a function. In short, call a function. Render का मतलब होता है call your function, call your component. Re-render का मतलब होता है call your component, call your function again. Pay attention to this word, call a function. जो भी हम components बनाते हैं those are functions. ओके, रिएक्ट में जब भी तुम्हें आर्टिकल्स में वर्ड दिखे रेंडर री रेंडर, इसका मतलब बस यही है, स्टेट अपडेट हुई है और रिएक्ट ने तुम्हारे फंक्शन को दोबारा कॉल कर लिया है. दैट्स इट. रिएक्ट इसको कुछ ये नॉर्मल फंक्शन कॉल होती है, दिस इज जस्ट अ नॉर्मल फंक्शन कॉल. रिएक्ट इसको कॉल करता है इस तरह से, वो स्लैश ऐप वाला जो तरीका है. ओके, सो रिएक्ट जब भी स्टेट अपडेट होती है बस तुम्हारे कंपोनेंट को दोबारा कॉल कर लेता है, जस्ट लाइक अ नॉर्मल फंक्शन कॉल. ओके, इसके अलावा रेंडर और री रेंडर में कंफ्यूज होने वाली बहुत चीज़ें हैं. कई लोगों को लगता है रेंडर का मतलब है यूआई अपडेट करना, री रेंडर का मतलब यूआई को दोबारा अपडेट करना. नो, रेंडर एंड री रेंडर मीन्स कॉलिंग योर कंपोनेंट अगेन. जब तुम उस कंपोनेंट को अगेन कॉल करोगे तुम्हें अपडेटेड वैल्यूज़ मिलेंगी, सारा रिकॉन्सिलेशन एल्गोरिदम चलेगा, सब कुछ डिटेक्ट होगा क्या क्या चेंज हुआ है. कुछ चेंज हुआ होगा तब यूआई अपडेट होगा. री रेंडर डजेंट मीन्स योर यूआई इज अपडेटिंग. री रेंडर में सिंपली तुम्हारा कोड वापस से एग्जीक्यूट होता है जस्ट टू चेक कि कुछ अपडेट करना है या नहीं. दिस इज फर्स्ट थिंग यू नीड टू लाइक से नो या फिर अंडरस्टैंड दैट render or re-render means calling your function again with updated value. Okay, that's it. For example, यहाँ पे कोई use state बना हुआ है const count equal to const count set count use state 0 और later point of time में मैं कहूँ set count को कर देता हूँ 2. Don't get into typo other stuff. मैंने सेट काउंट को कर दिया 2. तो अब जब नेक्स्ट टाइम तुम्हारा ऐप कंपोनेंट कॉल होगा या मैं कहूँ री रेंडर होगा तो बस काउंट की वैल्यू 2 हो चुकी होगी. और अगर फॉर एग्जांपल तुमने कोई कैलकुलेशन का लॉजिक लिखा होगा यहाँ पे कॉन्स्ट इज इवन इक्वल टू काउंट मॉड 2 इक्वल टू 0, तो बस ये दोबारा से रिकैलकुलेट होगा और फिर चेंजेस वगैरह डिटेक्ट होंगे. तो अगेन री रेंडर
means calling your function again with updated value. Re-render means calling your component again with updated value. ओके, सो बस यही मुझे इस चीज़ में बताना था कि हाउ आर फंक्शनल कंपोनेंट वर्क्स. वैसे तो बहुत से बहुत चीज़ें हैं कि ये चीज़ें होती हैं, बट दिस इज़ द ओनली इंफॉर्मेशन दैट यू नीड फॉर नाउ टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. ओके, अब अगर मैं तुमको बताऊं जो हमने स्टार्टिंग में डेमो किया था. ओके, नाउ लेट मी ओपन माई रिएक्ट ऐप. लेट्स सी ईच प्रॉब्लम वन बाय वन. ओके, अब तुम्हें वो सारी चीज़ें मेक सेंस करेंगी. ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड आवर फर्स्ट प्रॉब्लम. यहाँ पे सिंपली मेरे पास एक ऐप कंपोनेंट है, एक स्टेट वेरिएबल है, यूज इफेक्ट विथ एम्प्टी डिपेंडेंसी अरे, एक फंक्शन जो काउंट को इंक्रीज कर रहा है, और बटन जो इस फंक्शन को कॉल कर रही है. प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, मैंने पेज को रीलोड किया, अभी इस पर मल्टीपल टाइम्स क्लिक करूँगा, जब अलर्ट आएगा वो मुझे इनिशियल वैल्यू मुझे दिखाएगा जो कि है 1. ठीक है, अब ऐसा क्यों आया? ऐसा इसलिए आया, रिमेंबर मैंने क्या कहा था, वॉट डज री रेंडरिंग मीन्स, कॉलिंग योर कॉम्पोनेंट अगेन विथ अपडेटेड वैल्यू. जैसे ही मैंने काउंट को चेंज किया, मेरा ऐप कंपोनेंट री रेंडर होगा विथ अ न्यू वैल्यू 2 जो तुम्हें दिख रही है, 3, 4. ओके, बट क्या मेरा ये इफेक्ट बार बार रन होगा? नो राइट, नहीं सर। बिकॉज दिस इज अ एम्प्टी डिपेंडेंसी. अरे ये बस फर्स्ट टाइम रन होगा. तो हुआ क्या, ये फर्स्ट टाइम रन हुआ, सेट टाइम आउट एक शेड्यूल हो गया, अलर्ट में काउंट गया, अब यहाँ पे क्लोजर बनेगा, अलर्ट के अंदर काउंट की जो वैल्यू जाएगी वो क्या वैल्यू जाएगी? 0, सॉरी 1, 1 फ्रॉम फर्स्ट री रेंडर. बेसिकली this is happening when you click, this is what happening inside or BTS behind the scene. First time क्या होगा, app will call with count is equal to 1. okay, क्या होगा, set timeout registered with 1. okay, again state updated, ऐप कॉल हुई विथ काउंट 2. टाइम आउट पे कोई फर्क पड़ेगा? बताओ बताओ बताओ. नहीं। नो. नो सर। एंड दिस इज द सेम एग्जैक्ट थिंग जो मैं तुमको यहाँ पे बता रहा था. अगर मैं दोनों को साइड बाय साइड खोलूँ, सो दिस इज व्हाट हैपनिंग हेयर. दिस इज योर ऐप कंपोनेंट, दिस इज योर काउंट, आई एम कॉलिंग इट, रिएक्ट इज कॉलिंग इट. ओके, तुमने दो से वैल्यू को अपडेट किया, ये नहीं होता. जब स्टेट अपडेट होती है क्या होता है? नई फंक्शन कॉल होती है, राइट? जो तुम्हारा टाइमर है वो यहाँ पे सेट हुआ है भाई. एनालॉजी समझो, फर्स्ट टाइम तुम्हारी मैंने ऐप को कॉल किया ऐसे समझो. इसको मैं रिमूव कर देता हूँ अब. ठीक है, सेट टाइम आउट, इफ काउंट,
अब बताओ, अगर मैं इस कोड को रन करूंगा तो तुम्हें अलर्ट जो दिखेगा उसमें क्या दिखेगा, 1 दिखेगा कि 0 दिखेगा? वन दिखेगा सर। राइट, सेम हैपनिंग हेयर ऑल्सो। ठीक है, तुम मल्टीपल टाइम्स अपने कंपोनेंट को कॉल कर रहे हो विथ अपडेटेड वैल्यू, जो प्रीवियस वैल्यू डिस्कार्ड हो गई, बट जो क्लोजर मेमोरी में पड़ा हुआ है वो तो पड़ा ही हुआ है विथ प्रीवियस वैल्यूज़। यहाँ पर जो सेट टाइम आउट है वो प्रीवियस वैल्यू को होल्ड करके बैठा हुआ है, जबकि तुमने फंक्शन को दोबारा से कॉल कर दिया है। अब एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट डिलीट नहीं करेगा चीज़ों को, क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूट होना बचा हुआ है। राइट, सो सेम यही प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है कि हम जब वैल्यूज़ को अपडेट कर रहे हैं, कंपोनेंट दोबारा से कॉल हो रहा है, बट जो प्रीवियस पहला कॉल था उसका अभी भी रेफरेंस मेमोरी में पड़ा हुआ है। ओके, सो ये प्रॉब्लम तुमको आएंगी। जनरली इसको हम दो तरीके से सॉल्व करते हैं। जो सबसे पहली से पहला सॉल्यूशन है दैट इज यूज रेफ। यूज रेफ, कुछ लोग क्या करते हैं, कंपोनेंट के बाहर वेरिएबल बना देते हैं, सो दैट इज कंप्लीटली नो। ओके, यूज रेफ रिएक्ट की रेंडर साइकिल से बाहर रहता है, ऐसा समझ लो। रिएक्ट का एक ग्लोबल वेरिएबल जो री रेंडर पे कभी चेंज नहीं होता। तो यू कैन यूज रेफ, और यू कैन चेक इफ देयर इज डिपेंडेंसी एरे, remove and create things on each state change। यही दो तरीके हैं जिनका यूज़ करके तुम से इस स्टेल क्लोज़र की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। मैं यूज़ रेफ वाला तरीका पहले बता देता हूँ। सो जनरली हम क्या करते हैं, सिंपली कॉन्स्ट काउंट रेफ यूज़ रेफ को तुम दो चीज़ों के लिए यूज़ करते हो, फॉर डॉम DOM ऑपरेशन, एंड टू हैव अ वैल्यू, टू स्टोर अ वैल्यू जो रेंडर साइकिल के बाहर की है, जिसको स्टेट अपडेट से कोई खासा फ़र्क नहीं पड़ता। तो नाउ व्हाट आई कैन डू इज़, जब भी मैं स्टेट से स्टेट को अपडेट करूँगा, आई हैव टू ऑल्सो सेव दैट इंफॉर्मेशन इन दिस करेंट। रेफ में हमें करेंट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट काउंट को रखना पड़ता है। तो नाउ आई कैन डू दिस। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अभी भी 1 आया बिकॉज आई हैवेंट यूज द रेफ। अगेन रेफ अपडेट ट्रिगर नहीं करते, ठीक है? तो अगर तुम चाह रहे हो कि तुम इसको JSX में लिख लो और चीज़ें हो जाए, तो नहीं होंगी। मतलब JSX रेंडर हो जाए तो रेंडर नहीं होगा वो। सी, अभी मुझे 13 देखने को मिला, तो बाई यूजिंग यूज रेफ आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम। नाउ व्हाट इज़ द सेकेंड वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? व्हाट आई कैन डू, मुझे पता है कि भाई हर काउंट पे ये चेंज हो रहा है, से हर काउंट पे मेरी वैल्यू चेंज हो रही है, तो मैं हर काउंट पे इस टाइम आउट को क्लियर करूँगा, और हर काउंट चेंज पे मैं एक नया टाइम आउट बनाऊँगा। तो मैं यहाँ पे क्लीन अप फंक्शन रिटर्न कर दूंगा। यहाँ पे मैं क्लियर टाइम आउट ID। ठीक है, तो अब इससे देखो क्या होगा। फर्स्ट टाइम जब कोड रन होगा एक टाइमर सेट हो जाएगा, ठीक है? जब मैं जैसी स्टेट अपडेट करूँगा एक नया टाइमर सेट होगा, जो प्रीवियस वाला होगा वो डिस्कार्ड हो जाएगा। ओके, इसका ड्रॉबैक बस यही है कि हर बार अब एक नया टाइमर सेट होगा। मैं जितनी बार क्लिक करूँगा, फॉर एग्जांपल इनिशियल में तो एक टाइमर आएगा ही आएगा, बट मैं फ्यूचर में कभी भी टाइमर सेट करूँगा तो से फ्यूचर में कभी भी स्टेट अपडेट करूँगा तो टाइमर सेट हो जाएगा। तो उसको अगेन तुम वेरिएबल्स का चेक लगा के मैनेज कर सकते हो। सर जैसे
हेलो। एक मिनट। सी, सो अभी हमने अगेन स्टेल क्लोजर की जो प्रॉब्लम थी वो यहाँ पे रिजॉल्व कर दी। अब इसको सॉल्व करने का एक तीसरा तरीका भी है। यू कैन रिमूव दिस यूज इफेक्ट। तुम सिंपली सेट टाइम आउट को यहाँ सेट कर दो बटन के क्लिक पे, और रेफ का यूज़ करके तुम आई लाइक से टाइम आउट की आईडी रख लो, बार बार क्लियर कर दो। तो ये भी कर सकते हो। ओके, बट नाउ यू नो कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम एंड व्हाट इज़ द सॉल्यूशन। अभी मैं क्विकली जो सेकंड वे है उसमें भी बता देता हूँ, ठीक है, कि इसमें कैसे करोगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने यूज़ कॉल बैक किया था, तो अगेन देखो, जहाँ पे भी तुम कैशिंग या मेमोराइजेशन करोगे वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे तुम बस काउंट को डिपेंडेंसी एरे में डाल दो, सो दैट जब जब काउंट चेंज हो तुम्हें एक नया फंक्शन मिले शो अलर्ट का। तो अभी मैं क्लिक करूँगा तो मुझे अपडेटेड वैल्यू मिलेगी। ठीक है, पहले अगर मैं डिपेंडेंसी एरे में कुछ ना पास करूँ तो मुझे प्रीवियस वैल्यू मिलती है। ओके, और जो थर्ड वे है, जहाँ पे मैं इवेंट लिस्टनर ऐड कर रहा था, इंक्रीज़ किया, क्लिक किया, इनिशियल वैल्यू मिली। बिकॉज यहाँ पे जो क्लिक लिसनर है वो पहला जो ऐप कंपोनेंट बना था उसमें जो काउंट था उसको क्लोज ओवर किए पड़ा है। तो यहाँ पे भी मैं या तो यूज रेफ यूज करूँ या तो मैं हर काउंट चेंज पे इवेंट लिसनर को हटा के नया लगाऊं, सो दैट हर बार मुझे एक नया लाइक से फंक्शन मिले जो एक लेटेस्ट वैल्यू को होल्ड करके बैठा हुआ है। ओके, तो अभी मैं क्विकली ये चीज़ रीइटरेट कर देता हूँ। ये जो स्टेल क्लोजर की प्रॉब्लम है ये तुम्हें मेनली तीन चीज़ों में आएगी: टाइमर्स, इवेंट लिसनर्स, या फिर कैस्ट फंक्शन जो तुमने यूज़ कॉल बैक या फिर यूज़ मेमो का यूज़ करके किया होगा। ओके, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मोटा मोटा तीन तरीके हैं। ओके, फर्स्ट इज यूज़ रेफ टू स्टोर अपडेटेड वैल्यू on each state update. Simply store value in useref। और तुम्हें क्या चीज़ ध्यान रखनी है, यूज़, इसको ऊपर कर देता हूँ, रेफ डज नॉट ट्रिगर यूआई अपडेट। ओके, सेकेंड तरीका क्या है, डिपेंडेंसी एरे, डिपेंडेंसी एरे। थर्ड तरीका क्या है, डू थिंग्स वेयर यू आर अपडेटिंग दी स्टेट, सो दैट तुम्हें 1 और 2 की ज़रूरत ही ना पड़े। एंड दिस इज द recommended solution. So this is the recommended solution, okay, not 1 and not 2 but this 3. कैसे, let's do this. Well, I can do this. I don't need a effect for this. आई थिंक हमने सारी चीज़ें कवर अप कर ली हैं। तो अभी किसी को कोई डाउट वगैरह हो तो नाउ यू कैन आस्क।